बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के रिलेटेड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड से ही आप लोग समझ रहे हैं इंटरनल में क्या होगा, कौन सा इन्वायरमेंट होगा। इंटरनल में वो इन्वायरमेंट होगा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट चल रहा होगा। अगर तो हम कंपनी के आउटसाइड पर जाकर देखते हैं कि कंपनी के आउटसाइड पर कौन सा इन्वायरमेंट चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, वो किस चीज़ की तरफ अपने ट्रेंड्स को लेके जा रहे हैं। लाइक हम डिफरेंट देखते हैं मार्केट्स में कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इंटरनल क्या, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर का इन्वायरमेंट होगा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा। वो कहते हैं इंटरनल वैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन दोनों इन्वायरमेंट्स के बारे में वो बात करेगा यहाँ पर। एवरी बिजनेस फंक्शन एज पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है, विच इज़ नोन एज इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट भी कहते हैं। The business environment consists of all those components। जो business environment है ये क्या करता है, वो तमाम components को डिस्कस करता है that influence the decision, actions, strategies and objectives। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये जो हमारे तमाम कंपोनेंट्स होते हैं उन पे असरअंदाज होता है। कंपोनेंट्स कौन से, हम डिसीजंस कौन सा लेते हैं, एक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं, और हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सम वे या अदर। अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ all the factors that are directly involved with the organization। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे पास वो तमाम फैक्ट्स आते हैं जो डायरेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को डील करते हैं, एंड विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स बिजनेस। और जो हमारा बिजनेस होता है, कंपनी का बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं एंड रूटीन एक्टिविटीज़ और डेली मरा की उसकी एक्टिविटीज़ की। दीज फैक्ट्स आर जनरली विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फैक्ट्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, irrespectivity of whether they are tangibles या intangibles। ये इसका मतलब होता है तंगी और ना तंगी।
जब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में मुश्किल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? उन फैक्ट्स को कंट्रोल करती है टेंजिबल और इनटेंजिबल सिचुएशंस में। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये होता है स्ट्रेंथ में और वीकनेस में डिवाइड होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में। द इंटरनल इन्वायरमेंट mainly consists different resources. इंटरनल इन्वायरमेंट मुख्तलिफ रिसोर्सेज कंसिस्ट करता है। उसमें आ जाता है हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अपने फिजिकल रिसोर्सेज को। फिजिकल नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ऐसा रिसोर्स होगा जो फिजिकली मौजूद हो हमारे पास। These are the physical assets of an organization. यहाँ पर जो फिजिकल एसेट्स मौजूद होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑक्यूपाइमेंट्स etc, which are used to transform inputs into outputs. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क स्टार्ट करती है, तो उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो जो कंपनी के अंदर काम हो रहा है। अब कंपनी के अंदर आप शर्ट्स बना रहे हैं, तो शर्ट्स के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बिल्डिंग चाहिए होगी जहाँ पे आपने अपना वर्क करना है, डिफरेंट मटेरियल चाहिए होगा आप ताकि आप चीज़ें बना सकें। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में फिजिकल रिसोर्सेज बहुत अहम हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ फाइनेंस की बात होगी, या फंड की बात होगी, या कैपिटल्स की बात होगी, यहाँ पैसे की बात होगी। दीज comprise of the capitals and funds that are part of an organization. इसमें क्या होता है? कैपिटल्स होते हैं, फंड्स होते हैं, हमारे पैसे होते हैं जो कि कंपनी का, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होते हैं। कंपनीज एलोकेट फंड्स टू दियोज एक्टिविटीज। कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑफर करती है, फंड्स देती है, किसके लिए? एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए। डेट ऑफर मैक्सिमम आउटपुट, ताकि मैक्सिमम आउटपुट हासिल की जा सके बाय इनकरिंग द लीस्ट कॉस्ट। कम कीमत पर हम अपनी आउटपुट ज़्यादा बना सकें। Hence the goal is optimum resources allocations, अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना। थर्ड नंबर पे जो इंटरनल इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज आती हैं, वो आती है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। The technical knowledge that is employed while manufacturing the products and services of the organization.
यहाँ पर जो आपने एम्प्लॉयज़ हायर किया हुआ है उसके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए डिफरेंट, ताकि वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके, बना सके और सर्विसेज बना सके। किसके लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नाम से ही शो हो रहा है कि टेक्निक्स यहाँ पर आएंगी। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं ये। All those who are employed in the organization and possess the skills and experts needed to carry out the activities of the business। यहाँ पर वो बात करता है जो तमाम एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास स्किल हो, वो एक्सपर्ट्स हों कि वो जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ आप लोगों ने रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। एक्सपर्ट इस लिहाज से होने चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हों, जो नीड्स हों, उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज उनमें क्या है? टेक्स ऑपरेशनल्स एंड मैनेजरल डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो आपके ऑपरेशनल मैनेजरल डिसीजंस हैं वो रिगार्ड करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट refers to all the facts and conditions that are external to the organizations। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स रेफ़र करता है तमाम फैक्ट्स को, तमाम कंडीशंस को जो ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सटर्नल और इम्पैक्ट डिसीजंस होते हैं। मतलब यहाँ पर वो जो बात कर रहा है उसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्ट्स आ जाते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो आउटसाइड द डिसीजंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आउटसाइड ही होती है, उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स इनपुट, रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, मनीज, एनर्जीज। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है मटेरियल, लेबर, मनी और एनर्जी टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बाहर से मटेरियल ले आना, जो आपने चीज़ें सप्लाई की थी उनकी जो जिसे आप कह सकते हैं पैसे वगैरह बकाया जात थे वो ले आना टू द ऑर्गेनाइजेशंस, which are then converted into products या services and returned to the external environment as output। क्या होता है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रिटर्न करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एज अ आउटपुट के तौर पर। ऑर्गेनाइजेशंस जनरली डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दीज आउटसाइड फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन आउट फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आउटसाइड, जब आप कंपनी के आउटसाइड पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट लोगों, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट मार्केटिंग के साथ डील करना पड़ता है। आप कंपनी के अंदर रह के तो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी को, बट कंपनी के बाहर वाले इन्वायरमेंट को उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक अब कोविड-19 है, अब कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। The external environment is typically divided into categories। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। द मैक्रो इन्वायरमेंट includes all those facts that have a direct impact on the activities of the organization।
इस इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्टर्स आते हैं जो डायरेक्ट कंपनी के साथ असरअंदाज हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि उसमें कुछ इन्वायरमेंट जो होते हैं वो जिसे कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, वो कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं जिन्हें कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जो ये मैक्रो इन्वायरमेंट है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर, because they are present in the immediate environment surrounding the organization। क्योंकि ये इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। अब इसमें कौन कौन सा इन्वायरमेंट में शामिल है? कस्टमर्स। जो कस्टमर होता है ये कंपनी के साथ लिंक्ड होता है। एक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी तो कस्टमर उसी को अगर लाइक करता है तो वो कस्टमर भी क्या कर रहा होता है? असरअंदाज हो रहा होता है। कंपटीटर्स, वो जो कंपनी के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं वो भी डायरेक्ट कंपनी, सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है तो वो भी आपके इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही है। सप्लाइजर, पब्लिक एंड इंटरमीडिएट्स। जिस तरह कस्टमर इम्पोर्टेंट है इस तरह सप्लाइजर भी इम्पोर्टेंट है, पब्लिक भी है और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली दूसरी चीज़ें भी हैं। मैक्रो environment, the macro environment usually has an impact on the entire industry and not just a specific organization। ये आपकी स्टार्ट से इंडस्ट्री के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, ख़ास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं। इट इज़ आल्सो नो एज द जनरल इन्वायरमेंट, इसे हम जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये वो इन्वायरमेंट है जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। मैंने आपको कोविड की एग्जांपल दी। कुछ ने द मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसमें आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है। सपोज आप एक चीज़ सेल करते हैं, पेट्रोल ही है, एकदम से क्या हुआ? प्राइसेस डाउन हो गई तो क्या हुआ? कंपनी लॉस में जाएगी। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं था, वो एक पॉलिटिकल लॉ के तहत हुआ, वो गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस डाउन की। एंड द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग, एक तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक में कौन कौन सा इन्वायरमेंट आ जाता है? नॉन इकोनॉमिक में आ जाता है हमारे पॉलिटिकल्स, लीगल्स, लॉ। सपोज एक आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जब बना रहे थे लॉ और थे, जब वो ऑर्गेनाइजेशन रन होने लगी तो लॉ चेंज हो गए। डेमोग्राफिक, सोशल कल्चर्स, टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। कल्चर, सोसाइटी, आपका ग्राफिक एरिया, आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, मार्केट में चीज़ें सेल कर रहे हैं, आप उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जिसमें इसकी डिमांड ही नहीं है, आपका कल्चर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता उस प्रोडक्ट को। जो टेक्नोलॉजी आप उस प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर रहे हैं मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट, मौसम आपका उस पर बड़ा असरअंदाज होता है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास टास्क इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो इन्वायरमेंट होता है विच डायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अटेनिंग बिजनेस गोल्स। टास्क इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जब कोई आप गोल अचीव कर रहे हों और डायरेक्ट इफेक्ट कोई चीज़ कर दे,
कोई इन्वायरमेंट डायरेक्ट उसको इफ़ेक्ट कर दे तो वो आता है हमारे टास्क इन्वायरमेंट में। एक और वो बात करता है कि इन्वायरमेंट इज़ द सेट ऑफ कंडीशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, stock markets and competitors which directly affect the organization from the achieving the goals। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ऐसी कंडीशंस में इन्वायरमेंट्स होता है जब आप कोई सप्लाई कर रहे हैं, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कस्टमर्स को, स्टॉक मार्केट्स में है, आपका कंपटीशन है, और ये क्या करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा। इन चीज़ों को जब आप अचीव कर रहे हो, अपने गोल को हासिल कर रहे हो, तो ये उसके इन्वायरमेंट उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कस्टमर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं, सप्लाइज़र भी होते हैं और कंपटीटर भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने कंपटीटर्स को डिस्कस करेंगे। कंपटीटर्स मीन आपके मुकाबले में आने वाली प्रोडक्ट। Competitors generally look for higher margins, and for this they provide unique features to its product, thus try to create differentiate। कंपटीटर जो होता है ये आपकी हेल्प इस वे में कर सकता है, ये आपको यूनिक फीचर्स देता है कि आपकी प्रोडक्ट में इस चीज़ की कमी है, आप इसके अंदर ये चेंज करें, इसको के अंदर ये क्रिएशन लाएं और आप हायर मार्जिन हासिल कर सकते हैं। कंपटीटर्स को देख के कि कंपटीटर जो है मार्केट के अंदर आने वाला जो हमारा कंपटीटर है वो क्या चीज़ प्रोडक्ट कर रहा है, क्या चीज़ सेल कर रहा है, उसकी डिमांड किस वजह से ज़्यादा है, हमें इन बातों को देखना पड़ता है। कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। ऑर्गेनाइजेशन आल्सो compete फॉर कस्टमर्स। ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर की भी डिमांड देखनी होती है, एज वेल एज फॉर होल सेलर्स, रिटेलर्स। जो होल सेलर्स होते हैं उनकी भी डिमांड कंपीट्स को देखना पड़ता है। कस्टमर्स डिसाइड द फैट ऑफ एनी कंपनी। कस्टमर ही होता है जो बताता है कंपनी की गुडविल्स को कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है, कंपनी ने जो प्रोडक्ट दी है वो किस स्टेज पे है, उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर। एंड हेंस कंपनीज ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू रूल्स देम। फिर कस्टमर की कंप्लेंट्स को, उसकी डिमांड्स को, उसकी विशेस को देख के जो कंपनी होती है वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाती है, बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है। सप्लाइजर हैव हाई बार्गेनिंग पावर। जो सप्लाइजर होता है उसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रखता हो। इफ़ द रॉ मटेरियल बीइंग सप्लाइड आर रेयर या इफ़ देयर आर लेस नंबर ऑफ सप्लाइजर इन द मार्केट। अगर तो आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या फिर क्या है सप्लाइजर बहुत कम है मार्केट के अंदर, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू होल्ड ऑन द सप्लाइजर एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद देम। तो आपको वो जो सप्लाइजर होते हैं उनको होल्ड करना होता है और अच्छा रिलेशनशिप बनाना होता है सप्लाइजर के साथ। सप्लाइजर क्या करता है, सप्लाइजर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तो मटेरियल रहा था, सप्लाइजर कम थे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें
सप्लाइज़र के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए ताकि हमारी चीज़ को आगे वो सप्लाई कर सके, हमारी चीज़ आगे सेल कर सके। सपोज़ आप देखते हैं कि कंपनीज़ के जो है वो लाइक जैसे मेडिसिन वाले होते हैं, मेडिकल रैप वाले, वो कंपनी से प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो जो प्रोडक्ट लेके आते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स के लोगों के साथ अपना रिलेशन बड़ा अच्छा बना के रखते हैं क्योंकि वो उनके सप्लाइज़र होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, distributor who become the intermediary between retailers and wholesalers। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ये एक लिंक क्रिएट करता है रिटेलर्स और होलसेलर्स के दरमियान, या बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलर, या फिर चीज़ें बनाने वाले में और सेल करने वाले में। अ वाइटल रोल इन अ टास्क इन्वायरमेंट, जब अपना इन्वायरमेंट जब टास्क इन्वायरमेंट हासिल कर रहा हो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अहम किरदार अदा करता है चीज़ों को रिटेलर और होल सेल्स के दरमियान ले जाने में। आगे हम कुछ फोर्सेस पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। द पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट is a combination of a lot of factors। ये जो दोनों इन्वायरमेंट होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कह लें या लीगल इन्वायरमेंट कह लें, इसमें कम्बिनेशन होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। जैसे करंट पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, द डिग्री ऑफ पॉलिटिकलाइजेशंस ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री, द एफिशिएंसी ऑफ द करंट गवर्नमेंट। अब आप देखें, एक गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आते ही क्या कर देती है, स्टील की प्राइसेस डाउन कर देती है, गोल्ड की प्राइसेस डाउन कर देती है। लाइक कंपनी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर आकर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कीमतें ही कम कर दे तो मार्केट्स में चीज़ें सस्ती होना स्टार्ट हो जाएंगी। पेट्रोल की कीमतें अगर कम होती हैं तो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज़ के साथ उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी डाउन हो जाएंगी। तो इसीलिए वो कहता है जो पॉलिटिकल है में पॉलिसीज़ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अब पॉलिटिकल और लीगल के अंदर हम देख लेते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे उनको एक्सप्लेन किया गया है। Political stability in a country is essential for a stable economy and stock market। कोई भी मुल्क है उसके अंदर जो पॉलिटिकल होता है वो बहुत ज़रूरी होती है फॉर स्टेबल इकानमी को बरकरार रखने और स्टॉक मार्केट को बरकरार रखने में पॉलिटिकल्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। Also, various political groups also hold a lot of influences on a business and unions। जो political groups होते हैं ये क्या बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं बिजनेस के ऊपर, यूनियंस के ऊपर। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर तो पेट्रोल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो प्रोडक्ट की प्राइसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगी। So the political environment of a country is the major factor in the success of a firm। तो वो कहता है जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कंट्री का वो मेजर फैक्ट है इन द सक्सेस ऑफ फ्रेम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कंट्री के अंदर वो बहुत अहम रोल अदा करता है। लीगल, a legal system is essential to the success of any business। लीगल सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए। सो अ कंट्री मस्ट हैव अ फंक्शनिंग लीगल सिस्टम। जो कंपनी है उसके पास लीगल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। विद लॉज के साथ
that equally protect both consumer and manufacturing, जो कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर दोनों को प्रोटेक्ट करती है। लीगल मीन आपको पता है कि जो भी चीज़ बनाई जाए मार्केट के अंदर लेके आते हैं वो लीगल होनी चाहिए। अगर हम एक जूस ही बना रहे हैं तो वो लीगल होना चाहिए। जो लॉ बना दिया गया है, इतने परसेंट एनर्जी रखनी है, इतना परसेंट शुगर रखनी है, तो वो क्वांटिटीज़ पूरी होनी चाहिए। अगर तो हम उसमें अल्कोहल मिला देते हैं तो ये इलीगल है, तो हमारी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस में लीगल चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलीगल मटेरियल यूज़ करेंगे मार्केट में तो वो प्रोडक्ट पिट जाएगी आपकी, कैसे रन करेगी। देयर आर वेरियस अदर मैटर्स लाइक कंपनी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टीज लॉ, पेटेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपके पास राइट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट सेल करने के राइट्स होने चाहिए। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस मींस टू मेक एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है बनाना और प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना और सर्विसेज को इम्प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल, the traditional manners of printing magazines involved a mechanical printing press। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है कि एक प्रिंटिंग मैगजीन है, ट्रेडिशनल मैनर्स में आप उसको प्रिंट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व है आपकी प्रिंटिंग प्रेस की मैकेनिकल मशीनरी इन्वॉल्व है। नो अ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैज़ बीन डेवलप्ड टू डिजिटाइज। पहले क्या होता था, जो मैगजीन वो प्रिंट हुआ करते थे मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, अब डिजिटिंग द मैगजीन टू बी ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब क्या हुआ है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इन्वायरमेंट चेंज आ गया है और वो ही मैगजीन डिजिटल हो ट्रांसमिट हो गए हैं और स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हम उन्हें बनाने लगे हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।